नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके खर्च, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, इसको कुछ मैं इस अंदाज में कहूँ, लौट के बुद्धू घर को आए तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है, सेंटर सॉफ्टन स्टैंड टू बोरो फॉर स्टेट्स। अब ये जो जीएसटी में आवंटन होता है पैसों का, 1,10,000 करोड़, ये 97,000 करोड़ था, बढ़कर 1,10,000 करोड़ हो गया। इस पे कहा जा रहा था कि राज्यों से कि आप ले लो, आप बोरो कर लो, आरबीआई से बाद में देखेंगे। अब सरकार कह रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी है खबर, सेंटर गिव्स इन, सेज विल बोरो टू मेक अप फॉर स्टेट्स जीएसटी शॉर्टफॉल। तो जो ये कमी थी 1,10,000 करोड़ की, अब सरकार बोरो करके राज्यों को देगी। तो ये 2 महीने से किस बात का तमाशा चल रहा था? देखिए यही यही विडंबना है। बेसिकली जब यही काम करना था तो शायद हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है यही बखूबी है हिंदुस्तान में कि चलिए किसी न किसी तरह, क्योंकि जीएसटी को एक फेडरल स्ट्रक्चर का जो है बहुत बड़ा वो देखा जाता है, एग्जाम्पल के रूप में भी देखा जाता है जो जीएसटी काउंसिल है, क्योंकि जहाँ पे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ रिप्रेजेंटेड हैं और जो पूरी इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो पॉलिसी है वो वहीं पर तय होती है। शायद ये जो कोविड काल में जो दिक्कत आई कि ये जो पैसा था जो जीएसटी से कलेक्शंस थे वो काफी गिर गए थे, और जो स्टेट्स को जो जीएसटी रोल आउट के तहत जो नुकसान हो रहा था और उसकी जो भरपाई होनी थी, वो जो कॉम्पनसेशन सेस था उसमें भी पैसे कम हो गए थे। तो तभी शायद इस कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जिस स्टेट्स का जितना कमी है उतना वो बोरो कर ले। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि भारत सरकार की जो कैपेसिटी है कर्ज लेने की, वो कहीं स्टेट्स के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक देश सॉवरेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको जो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा जो कर्ज ले सकते हैं वो कहीं कम होगा बनस्पत की स्टेट्स इंडिविजुअली जाएं और वो कर्जा बाजार से उठाएं। और इसी को लेके जो है जो एक स्टेलमेट कह लें स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में था, खासकर जो बीजेपी रूल स्टेट थी वो मुखर नहीं थी, हालांकि चाहती वो भी यही थी। हाँ, सुशील मोदी तो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल के, उन्होंने भी पहले नाराजगी दर्ज कराई, भाई 76% रेवेन्यू सेंटर के जरिए आता है हमारे पास। बाद में वो चुप हो गए, वो अलग बात है। नहीं, अभी मैं एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एक छोटी स्टेट के हैं उनसे बात कर रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि हम लोगों को तो ऊपर से डांट पड़ती रहती है कि तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन बोले कि मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से यही कहा कि सर चलिए ठीक है, हम लोग चुप हैं, हमारी लड़ाई कुछ और स्टेट्स लड़ रही है। तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे अल्टीमेटली जो बात आपने कही ना कि लौट के बुद्धू घर आए, मैं इसको इससे भी थोड़ा हट के देखता हूँ। कम से कम एक समन्वय बन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है नजाकत, जो समय की नजाकत है उसको समझा, और उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया, और अब ये जो है जो स्टेलमेट है ये खत्म हो गया। केरला के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी इसको वेलकम किया। देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 27 अगस्त, आज हम 16 अक्टूबर में बैठे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसका एक और पहलू छापा है, बिहाइंड सेंटर शिफ्ट अ नज फ्रॉम रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने कहा कि भैया आप ले लो हमसे पैसे और आप दीजिए राज्यों को सीधा बोरो करने के लिए मत कहिए। और खेल देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अटॉर्नी जनरल ने वहां पर यह कहा कि ठीक है, वी आर नॉट लीगली बाउंड, कि भाई आप 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लेकर आते हैं, सदन के पटल पर कहते हैं जितना आपका कर से आय हो रही थी उस पर 14% और ऊपर देंगे, ये सदन के पटल पर कहा गया, और बाद में कि जी वी आर नॉट लीगली बाउंड बट मॉरली बाउंड, फिर पलट कर आया भैया नैतिकता के तकाजे पर दे दो। इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत थी क्या? नहीं संदीप, ठीक है, वो बात आप जो कह रहे हैं कि इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या होता है। कई बार जब दोनों जब ये नेगोशिएशन हो जाती है तो एक जो होती है ना कहीं मुझे लगता है ईगो की भी लड़ाई हो जाती है, अड़ जाते हैं दोनों पक्ष, कहीं ना कहीं अड़ गए थे। तो अब वो था ना कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट,
तो पहले जो है ना पलक कौन झपकता है, तो शायद। और दूसरी बात ये भी थी संदीप कि अब आगे होता क्यों क्या, मतलब क्योंकि अब आपने क्या था कि 18-20 राज्यों को ये कह दिया था कि भाई हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप बोरो करिए। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी काउंसिल में तो पूरा स्टेलमेट हो जाता ना, आगे आप हम्म। काउंसिल की बैठक बुलाते, आप पूरे इस जीएसटी स्ट्रक्चर को चलाते कैसे, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब ये तो मतलब फिर आर पार की लड़ाई शुरू हो जाती ना, दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाती, क्योंकि ऑपोजिशन स्टेट्स भी 10 हैं। और अभी भी संदीप इसके बावजूद भी अभी 6-7 स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रपोजल की रजामंदी नहीं दी है, लेकिन मुझे लगता है अब वो औपचारिकता है। हाँ, अब और थोड़ा एक बीच और का रास्ता इम्पोर्टेंट निकल बात आएगा। जिसके तरफ आपने इशारा किया, रिजर्व बैंक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो ओपनली नहीं आए, लेकिन रिजर्व बैंक भी जो मुझे लगता है या मेरे को जो लोगों ने बताया कि वो इससे खुश नहीं थे इस पूरे प्रोसेस से। एक तो उनका शायद ये मानना था कि हमसे बिना पूछे आपने इसकी घोषणा कर दी कि जो है सरकारें, राज्य सरकार बोरो करे, तो क्योंकि राज्य सरकारों को हर एक स्टेट को बोरो कराना ये बहुत ही एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता। अब हम्म। केवल केंद्र सरकार बोरो करेगी और उनको ऋण के तौर पे राज्य सरकारों को दे देगी, तो ना केंद्र सरकार के ये फिस्कल डेफिसिट पे भी दिखेगा नहीं। तो मुझे लगता है अब चीजें इससे मतलब जो है एकदम ये प्रक्रिया जो है, ये जो जटिलता दिख रही थी वो सब अब खत्म हो जाएगी और चीजें नॉर्मल पटरी पर आ जाएंगी। पर आप नॉर्मल जो शब्द इस्तेमाल किया, अर्थव्यवस्था नॉर्मल कब होगी? स्टिमुलस की बड़ी बातें हो रही हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, स्मॉल स्टिमुलस इज अ नेगेटिव। मूडीज कह रहे हैं ये छोटे मोटे जो आप एलटीए, एलटीसी जी, 1 लाख करोड़ का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आप अपना जो किराया जो ट्रेन से जा रहे हो या फ्लाइट पकड़ रहे थे घर जाने के लिए या छुट्टी पर जाने के लिए, अब उसको आप कैश दे देंगे हम आपको, और आप उससे खर्च कर लीजिए, 12% जीएसटी से ऊपर का माल खरीद लीजिए और उसमें रियायत मिल जाएगी। उसमें भी खैर 3 गुना खर्च करना है। अगर आप 20,000 की छूट चाहते हैं, 60,000 रुपये का सामान खरीदना होगा। मूडीज कह रहे हैं स्मॉल स्टिमुलस इज अ नेगेटिव। और इसी से जुड़ी खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड में, मार्केट स्लम्प ऑन फेडिंग यूएस स्टिमुलस होप, कोविड सर्जेस। यानी कि जो अमेरिकी चुनाव से पहले बाजार को लग रहा था, उद्योगपतियों को लग रहा था एक और स्टिमुलस आ जाएगा, अब उसके आने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। इसलिए अब बाजार भी, खैर मैं बाजार को सीरियसली नहीं लेता हूं, ये शेयर बाजार कम, सट्टा बाजार ज्यादा हो जाता है, पर फिर भी वहां से भी अब उम्मीद की किरण फेड होती दिख रही है। ठीक है, मूडीज क्यों कह रहा है कि नेगेटिव है? देखिए नेगेटिव इस लिहाज से है संदीप कि ये एकदम इस तरह के अनाउंसमेंट से एक बात क्लियर हो जाती है कि अब कोई किसी तरह का आप बड़ा स्टिमुलस नहीं देने जा रहे हैं। जो जो एक्सपेक्टेशन है ना, जो आशा, जिस पर सारी जो होप जिसको हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में होप भी एक जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ। आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस एक्सपेक्टेशन पे ही तो करते हैं ना कि ये डिमांड आएगी, तो वो सब चीजें जो है ना फेड होने लगती है, क्योंकि अब आप फिर रियलिटी को देखने लगते हैं। और जिस तरह के अनाउंसमेंट्स जो सरकार ने अभी किए पिछले इस हफ्ते शुरुआत में, तो मुझे लगता है वो मतलब कहीं ना कहीं उनसे कोई डिमांड बहुत बड़े तौर पे जो है डिमांड क्रिएट होगी, ये तो मतलब कोई भी ये बात कह सकता है कि इससे कोई बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड नहीं क्रिएट होगी। मैं तो कई लोगों से बात किया, एक मिक्स्ड रिएक्शन है। मुझे लगता है जो छोटे लेवल पे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो शायद इस स्कीम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ऑफिसर क्लास है वो क्यों स्पेंड करेगा, जिसके क्यों पास करेगा? गाड़ी है, जिसके पास मतलब तो 60,000 रुपए मतलब का और खर्चा क्यों बेवजह। करूं 20,000 बचाने के लिए? और वो भी और दूसरा एक ऐसी और बात चीजें है, हैं, 12% जीएसटी से ऊपर घर में फ्रिज, टीवी, एसी, ये चीजें अगर आपके पास हैं, आप 20,000 बचाने के लिए एक और क्यों खरीदेंगे? नहीं संदीप, और एक और उसमें भी एक टेक्निकल बात है। देखिए क्या होता है, एलटीसी का जो ब्लॉक ईयर होते हैं वो 4 साल होते हैं। आप 4 साल के ब्लॉक में आप उसको इस्तेमाल, लेकिन हाँ। उसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 साल खत्म हुए तो आपका एलटीसी लैप्स हो गया संदीप। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिनके बारे में अभी लोगों की जानकारी, मतलब एक आम आदमी को जानकारी नहीं है। सरकारी कर्मचारी तो जिसको वो मतलब अपील जो करना, ये उसको गाजे इसकी बाजे जानकारी। के साथ हेडलाइंस आ जाती हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ये कोरे आंकड़े हैं। अभी देखना होगा लोग कितना खर्च करेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे इस तथाकथित स्टिमुलस का। नहीं संदीप, एक बात बड़ी स्पष्ट हम लोग समझ लें कि इससे कोई बहुत बड़े पैमाने पर, अच्छा चलिए 1 लाख करोड़ की डिमांड आएगी, तो इससे क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था? क्या आपको लगता है कि एकदम से उसमें तेजी आ जाएगी? कुछ सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड आ जाएगी, कुछ स्पेसिफिक तरह के प्रोडक्ट्स हाँ, हैं। ऐसा तो कंज्यूमर है नहीं कि ड्यूरेबल्स, रातों रात। एफएमसीजी में आ जी, जाएगी थोड़ी बहुत मांग। ठीक है संदीप। अच्छा दूसरी बात है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है
जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके तरफ बिल्कुल हमने जो है कोई भी हमने उनको स्टिमुलस नहीं दिया, तो उनका क्या होगा? अच्छा, एक तरह से ये ट्रैवल टूरिज्म के लिए तो एक ये नेगेटिव न्यूज़ भी है, क्योंकि आप बिल्कुल लोगों को ये कह रहे हैं कि भैया अपना पैसा ले लीजिए, ट्रैवल मत करिए। शायद जो लोग कुछ ट्रैवल करने का मन बना भी रहे थे, वो भी अब नहीं करेंगे। दूसरी एक और बात है संदीप कि देखिए, जिस तरह का ताना-बाना सरकार ने अभी तक बुना है इस साल में, जिस तरह का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सरकार ने जो तय किया है, मतलब जिस तरह की आपने अपनी बोरोइंग्स तय की हैं, तो जो आपने कर्ज इस साल के लिए तय किया है, जब आपने अभी 30 सितंबर को जिसकी घोषणा की, तो उसमें कोई बड़ा बदलाव किया नहीं है। तो बिल्कुल एक बात हम लोग मान के चलें कि कोई बड़ा फिस्कल स्टिमुलस अब आएगा, मुझे उसकी जो है बिल्कुल भी संभावना अब दिख नहीं रही है। अब हमको लगता है कि धीरे-धीरे सरकार ने ये बात मान ली है कि जो कोविड से लॉकडाउन का जो नुकसान एकदम से हुआ था, वो अब हमने धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को खोल दिया है, तो धीरे-धीरे चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। और मुझे लगता है सरकार ने ये मन बना लिया है कि 3-4% की जो जीडीपी में ग्रोथ, इस साल तो कॉन्ट्रैक्शन होना ही है, और अगले साल जो उस कॉन्ट्रैक्शन पे जो ग्रोथ आएगी, जो जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि 8%, 9%, वो किस पर आएँगी? वो 10% के कॉन्ट्रैक्शन पे ग्रोथ आएँगी। तो उनको नहीं भी नहीं, आप वो मान हम लीजिए कि लगातार एक्चुअली दर्शकों को समझा रहे हैं सिद्धार्थ कि 10% की कॉन्ट्रैक्शन मानो, मतलब आप 100 रुपए की वक़्त है 90 के हो गए। अगर 8.8 हुआ भी तो आप 98 पे आ पाएंगे ना, 9 9 81, तो जी, 98 जी। रुपए 10 पैसे के होंगे आप। तो 2 साल बाद जी, भी आप वापस 2018 की स्थिति पर नहीं आ रहे हैं। तो ये आठ बिल्कुल। दशमलव आठ के आंकड़े से प्रभावित नहीं होने की जरूरत है ज्यादा। बिल्कुल संदीप, और जो जब प्रधानमंत्री ने अपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि किस तरह का स्टिमुलस या किस तरह के उपाय करने हैं अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाने के लिए, उनको उनकी जो आसपास जो उनकी आर्थिक परिषद है, सलाहकार परिषद है, उसने उनको बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब, अब आपको 22-23 से पहले हम ना एक्सपेक्ट करें कि हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा उस प्रेजेंट जो 19-20 के लेवल्स को छू पाएगी। तो ये ज़रूरत है कि हम एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाएँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उस पर कहीं तो इसमें कंसेंसस नहीं है। गुरेज क्यों हो रहा है? देखिए, कल की परसों की 2 3 बड़ी खबरें ये थी, आईएमएफ कह रहा है कि भाई हम 10.3 का गोता लगाएंगे पूरे साल में। आईएमएफ को छोड़िए, आरबीआई खुद ही मान रहा है कि 9.5% का तो गोता हम लगाने वाले हैं। लेकिन दूसरे देशों की तुलना करें, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, जहाँ पर संक्रमण के चलते ज़्यादा मौतें हुई हैं भारत से भी, वहाँ पर भी -5, -4, -3 की विकास दर है। हमारी इतनी गिरी हुई है, तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं पैकेज? पर कैपिटा जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में, आसान भाषा में कहूं, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल जाएगा, और हम फिस्कल स्टिमुलस देने से परहेज कर रहे हैं अभी भी। नहीं देखिए, बांग्लादेश की तो बात करें, चलिए हम पर कैपिटा और उन पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो उनके और जो आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें दूसरे, उन पे भी वो हमसे बेहतर कर रहे हैं आज की डेट में। और वो मतलब बहुत आँखें खोलने वाली जो वो इंडिकेटर्स हैं, उन पे हमको बहुत गौर करना चाहिए कि किस तरह से बांग्लादेश ने पूरा, जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स थे, जो अपने गारमेंट एक्सपोर्ट्स, वो पूरा का पूरा बांग्लादेश चला गया। हिंदुस्तानी कंपनियाँ चली गई आज बांग्लादेश से, वो में काम कर रही हैं। कल तो एसोचैम के वो तो एक अलग एक कहानी है संदीप। पदाधिकारी मेरे साथ शो में थे, सिद्धार्थ। वो बता रहे थे कि गारमेंट्स का जो आपने जिक्र किया, $8 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स का, और बांग्लादेश $32 बिलियन, हमसे 4 गुना ज्यादा गारमेंट्स के मामले में एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश। जी संदीप, और कई हिंदुस्तानी कंपनियां बांग्लादेश में अब उन्होंने अपना बेस सेटअप कर लिया है, क्योंकि वहां उनको काम करने में आसानी है। बड़ी सिंपल बात है कि ईज ऑफ बिजनेस, हम लोग वो रैंकिंग वैंकिंग पे लगे हुए हैं, वहां वो एक्चुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी रैंकिंग सुधार रहे हैं, वहां लोग अपने एक्चुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुधार रहे हैं, और उसका नतीजा साफ दिखाई दे रहा है आपको। और जहां तक आपने बात की कि हम गुरेज क्यों करें संदीप, एक तो मुझे लगता है हमारी सरकार के मन में एक बात बैठी हुई है कि अभी कोविड को लेके उनके मन में ये क्लैरिटी नहीं है कि कोविड का हाँ, क्या ये भूत कब आगे पीछा किस छोड़ेगा। ये और जी, तो संक्रमण फैल कोविड गया सर्दी आने पर, तो पता लगा ये स्टिमुलस जी, भी जाया हो गया। वो है संदीप। मुझे लगता है सरकार इंतजार करना चाहती है वैक्सीन का, मुझे एक बात जो लगती है। दूसरा संदीप, उसके बाद ही या कुछ वो एक होता है ना, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करते रहो, लोगों को एंगेज करते रहो। तो हमारे यहाँ ये भी एक टेंडेंसी है। तो मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत आप देखेंगे, एक दो कुछ और प्रोसीजरल स्टेप्स वगैरह अनाउंस हो जाए, कोई बड़ा होगा मुझे लगता नहीं। तीसरा मुझे लगता है आप बजट में फिर कुछ आप लोगों को दे देंगे, तो ये हो जाएगा साहब, तो लोगों को एंगेज किए रहिए। चौथा मुझे लगता है कि संदीप, अभी
चूंकि यूरोप में भी कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, अमेरिका में भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी मतलब एक संशय है सरकार के मन में कि अगर हम स्टिमुलस दे भी तो क्या डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह पे कितना इसका पॉजिटिव असर होगा, ये इसको लेके डाउट है सरकार के मन में, क्योंकि अभी यूरोप और अमेरिका दोनों अर्थव्यवस्था वहां पे भी बहुत जो है बुरी हालत में है, और वहां कोविड अब दोबारा से जो है सर उठा रहा है। तो मुझे लगता है ये सब 3-4 कारण है जिसकी वजह से सरकार धीरे धीरे चलना चाहती है, और दूसरा उनको ये भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा कर्ज ले लें, स्टिमुलस दें, उसका इम्पैक्ट ना आए। तो ये होता है ना कि आप जो है अपने सारे जो है तीर कमान जो है सारे नहीं चलाना चाहते, आपको लगता है कि धीरे धीरे चलते हैं और चीजें मतलब उनको ये लगता है कि इस लेवल पे आ गई कि हम सस्टेन कर सकते हैं इस लेवल को, तो वो शायद इसी लेवल्स पे के ऊपर जो है धीरे धीरे काम करना चाहती है। आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, दो जुड़ी हुई खबरें हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूं खबरों को। VC इन्वेस्टमेंट्स फॉल 21% टू $28.9 बिलियन इन जनवरी सितंबर। पिछले 9 महीने में, इस साल के जो 9 महीने हैं, भारत में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो भारत में निवेश करने के लिए लोग आते थे, वो 1/5 सिर्फ 20% फंड्स आए हैं 2019 के मुकाबले 2020 में। ये $28.9 बिलियन है, और इनमें से $12.25 बिलियन तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगा है। उसको हटा दो तो ये दरअसल फिगर आ रही है सिर्फ $17 बिलियन। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स ग्रो 6% इन सितंबर, फर्स्ट राइज सिंस फरवरी के बाद पहली बार निर्यात में थोड़ा बढ़ोतरी देखी गई है। इन दो खबरों को कैसे जोड़ेंगे आप? संदीप, देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ इन्वेस्ट करता है? जहां उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो इस समय पे कोई अपॉर्चुनिटी कौन रिस्क लेना चाहेगा? अच्छा, रिलायंस ठीक है, वो एक ऐसी कंपनी है जहां पे दिख रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो उन्होंने जो उनका जो इंटरनेट बिजनेस है या जो उन्होंने अपना रिटेल बिजनेस है उसमें काफी संभावनाएं दिख रही हैं, उन्होंने भी एक्विजिशंस की हैं, तो इसलिए लोग उसमें निवेश करें। ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन उनके पेट्रोल बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो अपनी रिफाइनरी में भी स्टेक बेच रहे हैं, लेकिन उस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, अच्छा फिर इंडिविजुअल बिजनेसेस में इस समय कोई वेंचर कैपिटलिस्ट वहीं आएंगे जहां उनको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि दे कैन मेक मनी, क्योंकि वो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, थोड़े दिन बाद वो निकल जाता है। वो इसलिए नहीं आता है कि वो लॉन्ग टर्म आपके यहाँ बना रहेगा। तो उनको जहां अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं संदीप, तो एक्सपोर्ट्स में ये जो मार्जिनल अपटिक दिख रहा है, मुझे लगता है हम नेट इंपोर्टर हैं, मतलब बेसिकली हमारा जो है, हम कोई एक्सपोर्टर तो रहे नहीं बड़ा है। तो मुझे लगता है अभी भी इंपोर्ट्स पे जब तक काम, क्योंकि अभी इंपोर्ट हमारे यहाँ अभी भी कम हो रहा है, कुछ हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, उसको लेके भी एक अनसर्टेन पॉलिसीज हैं, कुछ ना कुछ रोज हम नए आइटम्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कुछ चाइना को लेके इश्यूज हैं, तो और कुछ हमने FTA को लेके भी जो एक मैं कहूँगा क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन हमने बढ़ा दिया है। तो इन सब कारणों से मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जब हम बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं उनको हम फिनिश्ड गुड्स के तौर पे एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो जब तक वो इंपोर्ट नहीं संदीप बढ़ेगा उन आइटम्स का, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे एक्सपोर्ट्स में बड़ा सर्ज दिखेगा? और जब इंपोर्ट, तो वो आप जो बात समझ रहे हैं ना, तो मतलब जब तक आपका इंपोर्ट नहीं बढ़ता, आप ये समझें कि एक्सपोर्ट में हम नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।